अस्सलाम वालेकुम जी। वो- हमारे पास वा- जो हमने एक वीएन जो लॉन्च किया है, और अब हम लोग उस वीएन की तरफ जा रहे हैं। उसी वीएन को लेके कि हमने यहाँ से पाकिस्तान से हमने एक्सपोर्ट करने हैं सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, और बाहर से हमने टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है। हमने अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करना है, और जो इंजीनियर्स मार्केट में हैं और उन्हें नहीं आइडिया कि वो आगे उनका क्या रास्ता है, किस तरह से वो आगे जा सकते हैं, कहाँ तक वो पोटेंशियल है। और मतलब एक बाय चांस आप एक करियर को सिलेक्ट ना करें, बाय चांस किसी जॉब को सिलेक्ट ना करें, उसी विजन को हम आगे लेके जा रहे हैं। उसी के लिए हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम अपने साथ लेते हैं। उनमें से एक बहुत एक्सपीरियंस उस्मान रजा हैं। उस्मान रजा ने 2009 से 2013 तक यूसीपी में पढ़ा, और उसके बाद जो है वो अपने करियर को स्टार्ट किया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और बाकी हम जो है वो उस्मान रजा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस सम टाइम। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा अपने बारे में। थैंक यू उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया क्विक इंट्रो का। जिस उस्मान साहब ने बताया, मैं 2013 में यूसीपी से ग्रेजुएट हुआ, और ग्रेजुएट होते ही मैंने होने से पहले एक फाइनली ये प्रोजेक्ट किया जो इटसेल्फ एक चैलेंज था। उसमें काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर दिया। उनमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंडिया के साथ में कंपटीशन जो कि कंडक्टेड बाय अटलांटिक काउंसिल यूएस, जो कि यूएस की एक फॉरेन थिंक टैंक एजेंसी है, उसने करवाया। उसमें मैं काफ़ी हैंडसम प्राइस मनी विन किया। मैं अमंग टॉप 500 हार्वर्ड एंटरप्रेन्योरियल, जो पूरी दुनिया से 500 स्टूडेंट्स लेते हैं, और उनको साल में 2 डिफरेंट वेन्यूज पे उन्हें जो है क्रैश कोर्स करवाया जाता है। एक बॉस्टन में होता है और दूसरा कोई भी ग्लोबल वेन्यू। तो उसमें एक मेरा बॉस्टन में हुआ, दूसरा मेरा जो है वो टोक्यो के अंदर क्यो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया। और उसमें 2 की इंस्ट्रक्टर थे, केविन रुड और बांके मुंदे। ये 2 इंस्ट्रक्टर थे हमारे, जो हमें एंटरप्रेन्योर और ग्लोबल पॉलिसी के ऊपर जिन्होंने हमें क्लासेस दी। वेल, उसी के साथ मैंने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तान में प्लान 9 के नाम से एक इंक्यूबेशन सेंटर पहला बना था उस टाइम पे अपने नवैयत का। उसके तीसरे साइकिल का मैं विनर था, जिसमें मेरे साथ बिलावल था, जो हमारे 2009 बैच का, और 2013 में मेरे साथ ही ग्रेजुएट हुआ। वेल, कुछ अरसे बाद मैंने नेस्पाक ज्वाइन कर ली। नेस्पाक में मैं कुछ अरसा ट्रांसमिशन लाइन में जॉब करता रहा एज अ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, न्यू लाहौर सब स्टेशन और पावर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, जो कि 500 और 220 केवी लाइंस थी। और लेटर ऑन मैं हेड ऑफिस ट्रांसफर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जो है वेल रिनाउंड प्रोजेक्ट किए, जिसमें ये पीकेएलआई हॉस्पिटल है, जितने आपको अभी रिसेंटली यू कैन से लाइक 5 ईयर बैक अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन, उनका सारा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन डिजाइनिंग और बैकअप पावर जनरेशन डिजाइनिंग वो की। इसी तरह जो है नॉलेज सिटी, उसके डिजाइन किया। मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया। ये वाले प्रोजेक्ट मैंने पाकिस्तान किए। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया, और मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो कि 2020 में ख़त्म हुआ। और जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं पाकिस्तान आ गया 2 साल के लिए। उसमें मैं 2 साल मैंने जॉब की और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, लाइक एज एंटरप्रेन्योर, मुख्तलिफ तजर्बात किए और पाकिस्तानी मार्केट को अंडरस्टैंड किया। लेकिन उन 2 साल में शायद मैंने वो सब कुछ सीख लिया जो पिछले 20-25 सालों में ना सीख सका। मैं जो मार्केट की रियलिटी को मैंने अंडरस्टैंड किया कि आया मैं इस सोसाइटी के अंदर फिट हो सकता हूँ कि नहीं। और उस उन 2 साल के अंदर फिर मैंने डिसाइड किया, जब मैं पाकिस्तान वापस आया, इरादा मेरा था यहीं पे रुकने का। लेकिन मैं 2 साल में ये एनालाइज कर चुका कि मुझे यहाँ पे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो बेटर टू मूव आउट। और 2022 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। आते ही महीने बाद मेरी जॉब हो गई लूसिड कंसल्टेंसी में। और ये यूजुअली ज्यादातर प्रोजेक्ट इनके डिफेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें इनके ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस और यूएस डिफेंस फोर्सेस के जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि साउदर्न हेमस्फीयर का वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपलिफ्ट फैसिलिटी प्रोजेक्ट, वो उसका लो वोल्टेज से लेके और 33 केवी तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 16 हेक्टर और 8 हेक्टर का डिजाइन किया।
इन पैरेलल मैंने उस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन की एज अ सब प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें M&P सर्विसेज जो थे, फायर, हाइट, प्लम्बिंग, एवरीथिंग, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। 1.25 साल मैं लूसिड में काम करता रहा। उसके बाद मुझे GHD ने अप्रोच किया, और वो भी लिंक्डइन के थ्रू। मैंने कोई CV ड्रॉप नहीं की, कुछ नहीं किया। GHD रीच आउट टू मी, और मजे की बात है कि मतलब उन 2-3 दफा उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक दफा मैं उन्हें जस्ट इंटरेस्ट शो करवा के लिंक्डइन के ऊपर फॉलो अप नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था मेरी जो प्रेजेंट कंपनी है वो मुझे रिलीव नहीं करेगी। आखिरकार फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा, या लूसिड और GHD। तो मैंने प्रेफर किया कि व्हाई नॉट, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो GHD मैंने 2023 में GHD ज्वाइन की। GHD जो बेसिकली है, ये भी इंजीनियरिंग डिजाइन कंसल्टेंसी है, जिस तरह नेस्पाक है पाकिस्तान में। लूसिड इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, GHD इज ग्लोबली विद 225 ऑफिसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और more than I think 14,000 employees, basically you can say engineer and scientists। और ये उस टीयर की कंपनी है जिसमें आपकी AECOM आ गई, जैकब आ गई, पार्सन्स इंटरनेशनल आ गई, और ये उस टीयर की कंपनी है, AECOM है। तो इसमें मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और सब बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, मैं अपने तमाम जूनियर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, हो चुके हैं, और जो मार्केट में काम कर रहे हैं, ये लेसन मैंने PC में, ये पाकिस्तान स्टार्टअप कप हो रहा था, और एक जफर खान है, लम्स के टीचर हैं, या में भी एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट रन करते हैं। उन्होंने एडवाइस किया था कि बेटा एज अ इंजीनियर आपने कभी भी छोटा नहीं सोचना, एज अ इंजीनियर आपने हमेशा ग्लोबल सोचना है। और वही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं Tier 1 की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और एज अ डिजाइन इंजीनियर मेरे पास अपनी 20 इंजीनियर्स की टीम है, ऑस्ट्रेलिया में भी, और उनमें से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कुछ लोग फिलीपीन से बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने ज़हनों में ये बैठा लें, थिंक बिग, थिंक ग्लोबल, तब आपके लिए एवेन्यूज खुलेंगे। अगर आप छोटी सोच लेके बैठे रहेंगे तो रास्ते मुश्किल हो जाएंगे तलाश करना। सर आगे बढ़ते हैं। जी, तो इसमें मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिली थी, तो क्या ये आप जैसे नेस्पाक में हैं तो इसके लिए अप्लाई करना होता है पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप? कहाँ से आपने अप्लाई किया, और मतलब ये इसका क्या पोटेंशियल है? और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अप्लाई कर सकते हैं या सब लोग अप्लाई कर सकते हैं? सर स्कॉलरशिप के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। इन HEC की वेबसाइट पे देखते रहें जो प्रोग्राम आ रहे हैं, और जिसमें आप बेहतर समझते हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इस तरह ऑसेड के स्कॉलरशिप हैं, USAID के स्कॉलरशिप हैं, जिसका USAID का जो बेसिकली नॉट अ USAID, US के स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के नाम से। तो आप उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आपको सूट करता है आप उसमें अप्लाई करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या बाकी हैं, मास्टर्स के बारे में। आप मास्टर्स करने गए, तो आपके ख्याल में एक तो अपना आप मास्टर्स बताइएगा, आपने किस में मास्टर्स किया, और उसके बाद आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ, मतलब आज मास्टर्स इसमें करना है, कल हो सकता है 10 साल बाद ये ऑब्सलीट हो जाए। तो आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में मास्टर्स जो है वो किस में करना चाहिए, कौन से कंट्री से करना चाहिए, और क्या इसके बारे में आप क्या कहें, क्योंकि आपने किया हुआ है मास्टर्स, तो आपको आइडिया। सर मास्टर्स करने से पहले ना कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं, ताकि आपको इंडस्ट्री का आइडिया हो जाए। उसके बाद डिसाइड करें आपने मास्टर्स किस में करना है, और आपने आया कि इंडस्ट्री में रहना है कि एकेडमिया में जाना है। अगर आपने एकेडमिया में जाना है, ओके, यू कैन गो फॉर द मास्टर्स। और उसमें मेरा ख्याल है आप और यकूब साहब ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मी। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे बेहतर है आप पहले इंडस्ट्री में जाएं, 3 साल जॉब करें, उसके बाद आप डिसाइड करें। समटाइम ये मुश्किल हो जाता है, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, तो सेफ एग्जिट है कि आप मास्टर्स में एनरोल हो जाए। और उसमें यह है कि आपने जब भी मास्टर चूज करना है, आने वाले 10 से 15 साल को सामने रखते हुए डिजाइन करना है। ये नहीं करना कि जो करंट ट्रेंड है वो अपनी पीक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है और वो आप पीक लॉस करेंगे। हमेशा आने वाले टाइम को देख के आपने अपना मास्टर डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल, मतलब अभी आप एक एक्सपीरियंस जॉब भी कर रहे हैं, सारा एक चीज कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में किस में मास्टर्स जो है वो करना चाहिए? एक मतलब डिफरेंट फील्ड्स कुछ बताइए। सर इसमें देखें, अभी जिस तरह
मैं आगे चल के एक दो पॉइंट ऐड करूंगा। अभी तो जो मार्केट में एक ज्यादा हाइप चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके ऊपर भी काफी बात की जा सकती है। बेहतर यह है कि आप इंडस्ट्री में एंटर हो और रियलाइज उसको रिलेट करें अपने एक्सपीरियंस के साथ। फॉर इंस्टेंस मुझे पहले आज तक पता ही नहीं था कि अर्थिंग एक बड़ी वास्ट फील्ड है, बड़ी एक हैपनिंग था कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ यहाँ पे जीपीए इंजीनियरिंग कंपनी है और उसका हेड कोई पाकिस्तानी था, एनईडी का द मोस्ट सीनियर ग्रेजुएट। वो बैठा मुझे पूछता है कि तुमने अर्थिंग कभी किया? मैंने कहा हाँ मैंने पाकिस्तान में अर्थिंग कराई है। वो 30 फीट बोर करके उसके अंदर वो साल्ट वगैरह डाल के हंसना शुरू हो गया। एंड दैट वाज द बेसिकली द टर्निंग पॉइंट। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और जो है प्रैक्टिस के मुताबिक प्रिपेयर करना है। और आई थिंक वो मेरा तीसरा या चौथा इंटरव्यू था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया में मॉट मैकडोनल्ड में हुआ था और ये तीसरा इंटरव्यू था जीपीए में। तो उधर से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, आई थिंक इज इटसेल्फ अ बिग एंटायर बिग फील्ड और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसको वेरी हाई लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस है। फॉर इंस्टेंस द वाटर सर्विसेज, जिसको यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वाटर कॉप बोला जाता है, एटको जो गैस वाले हैं उनके ऊपर प्रॉपर एलएफआई और स्टेप और टच पोटेंशियल को स्टडी किया जाता है। तो मैं तो इसके ऊपर उस एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, लेकिन इन पैरेलल इसके अब ये तो वो चीजें हैं जो पिछले कई दहाइयों से चली आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर अगर एआई को इंटीग्रेट कर लिया जाए तो हम बहुत ज्यादा जो स्टेप्स हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डाटा और प्रीवियस प्रैक्टिसेस। तो आपने प्रीवियस प्रैक्टिसेस और एआई दोनों को जोड़ के काम करना है। अब बट आई एम नॉट मच इनटू एआई, सो मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं सकता। सही। आप मुझे ये बताएं, ये जो अप्लाई करते हैं मास्टर्स वगैरह के लिए, मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, लोग डरते भी हैं कंसल्टेंट से। तो क्या इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटीज में और उसको खुद से देखना चाहिए, या उसके लिए भी कोई हमें कोई प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, या उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस कैसे फिल करनी है। उसके लिए कंसल्टेंट्स हैं कोई ज़हन में आपके? सर मैं सच कोई रेफर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह है कि यूट्यूब ने जिंदगी आसान कर दी है और सोशल मीडिया पे डिफरेंट फोरम्स बने हैं, आप जाके लिखें, आपको लोग वॉलंटियरली हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। तो सबसे बेहतर है आप खुद रिसर्च करें, आपको पता होगा। अदरवाइज आपने शॉर्टकट करने हैं बहुत ज्यादा, जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं वो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपको नहीं करने पड़ते। बट बेटर टू डू रिसर्च बाय योरसेल्फ। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं, मेरे स्टूडेंट काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। वो यहाँ से जब ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद, उस वक्त आज से मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, जो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि अगर आपके पास 30-35 लाख रुपए हैं तो आप एनरोल हो किसी डिग्री में, और एनरोल होने के बाद आप वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दें और उसके बाद फिर आप वहाँ पे दूसरी जॉब्स वगैरह करके आप अपना सर्वाइवल करके एक डिग्री को कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी? क्या मतलब क्या इसमें किया जा सकता है? किसी के पास अगर कितने पैसे हों कि वो एनरोल होके और अपनी वो सारा सिलसिला कर सकता है, सरवाइव कर सकता है? सर उसमें यह है कि इट इट अगेन डिपेंड कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। तो इजीली एक सेमेस्टर की फीस आप मैनेज कर सकते हैं समर ब्रेक के दौरान और पार्ट टाइम काम करते हुए। आप एक सेमेस्टर की एक की आपको फिर भी पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती है, हम्म। बट स्टिल लोग निकाल रहे हैं फीस। सो या इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। सही। चलें, ये थोड़ा सा जो है वो आपने एक जिक्र किया इसमें, लिंक्डइन का आपने जिक्र किया। तो लिंक्डइन के बारे में भी बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन को यूज करना और अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना। सर अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो, मुझे पाकिस्तान के डायनामिक्स का नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह कि अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू गेट द जॉब। और आप अपने लिंक्डइन पे हमेशा अपडेट रहें, स्पेशली जब आप हंटिंग शुरू कर रहे हैं। हम्म। तो लिंक्डइन जो है वो आपको काफी हेल्प आउट करता है, लेकिन उसमें यह है कि आपको पेड वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन की। हम्म। तो ये है उसमें आप, चलें, हाँ लिंक्डइन इसमें लर्निंग पोर्टल ले सकते हैं आप। लर्निंग के लिए आप डिफरेंट कोर्सेज उसके ऊपर कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। तो जी। वो एक चीज अच्छा। है आपके फायदेमंद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने, हमारी जब कन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने बताया कि आपने कुछ काम पाकिस्तान में भी दिया था डिजाइनिंग से रिलेटेड, और उसमें फिर आपका एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ जिसकी वजह से आपने फिर उस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे बाहर हैं लोग और हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे टीचर्स भी हैं वो भी, यानी एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं
जो कि बड़े टेक्निकल हैं, अगर वो अपने आप को किसी सॉफ्टवेयर में या किसी चीज़ में अपग्रेड करें, तो आपकी फील्ड में कुछ ऐसा है कि वो अपने आप को अगर सीख जाएं तो कोई मतलब इस तरह से सिलसिला हो सकता है? सर इस पे मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, हम मैं इसको स्टार्ट करता हूँ नेट जीरो से। ये जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके लिए भी ज्यादा फायदा होगा, ताकि उनके पास एक ब्रॉडर जी पिक्चर हो प्लीज, अपना बिल्कुल कैरियर ठीक, डिसाइड करने के लिए। बिल्कुल ठीक, सबसे बिल्कुल पहले ठीक। अगर एक वर्ड आपने कॉमन सुना होगा नेट जीरो, आपका उसका कोई आइडिया है? सॉरी? नेट जीरो, कार्बन नहीं नहीं एमिशन। नहीं नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग टर्म तो आपने सुनी होगी। नेट जीरो जी बेसिकली ये कि आप अपने बेस्ट रिसोर्सेज लगा के कार्बन को आप मिनिमाइज करें, और आप जितनी कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इक्वेशन को बैलेंस आउट करना है आपने, ऑन द अदर हैंड उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करके। तो ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो हो चुके हैं और जो जॉब हंटिंग कर रहे हैं, उनको ये चीजें अपने जेहन में रख लेनी चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ 1 to 2% पर ईयर हो रही है। ठीक है। इसकी पावर डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में पेनिट्रेट कर रही हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। रीन्यूएबल ट्रांजिशन हो रही है। कोल्स के जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं मार्केट में लगे हुए वो एक्सपायर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2027 में अपने तमाम कोल्स के प्लांट बंद कर रहे हैं, उनकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। थर्डली, डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल के ऊपर जा रही है दुनिया। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा सेंटर एंड डिजिटलाइजेशन। अभी रिसेंटली मैंने एक डाटा सेंटर के लिए पावर सप्लाई, मतलब उनके सप्लाई अरेंज कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ उसका। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के डाटा सेंटर में इतनी ज्यादा पावर डिमांड है। 50 जो है उसकी, सॉरी, मेगावाट, 50 मेगावाट उसकी पावर कंजम्पशन है। जस्ट अ डाटा सेंटर पर्थ के अंदर लगा हुआ है और 50 मेगावाट। अब इमेजिन करें, और हमारे पावर हाउसेस सिर्फ 50 मेगावाट के लगे हुए हैं। तो ये आपको मार्केट साइज बता रहा है, और ये उन लोगों के लिए है जो ग्लोबल सोच रहे हैं। अगर जो पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, ये डिस्कशन उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जो कहते हैं कि एज ए इंजीनियर हमने पूरी दुनिया में अपना रोल प्ले करना है, तो ये आपको पोटेंशियल नजर आ गया। अब स्पेशली फॉर द ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग की 3 मेन ब्रांचेस हैं। एक है इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंसल्टेंट्स, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये 3 डिफरेंट डोमेन है। इनके अंदर अब आपने डिसाइड करना है आपने किस में से, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आपने एंटर होना है। जो इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंसल्टेंट्स हैं, ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है एज अ पाकिस्तानी। मैंने जो नोटिस किया है, जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो इतना ज्यादा सर खपाना पसंद नहीं करते। उनमें से बहुत कम होते हैं कि जो इसकी तरफ जाएं। उसकी आगे रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि दे मेक अ बिग नंबर वर्किंग ऑन द साइड एज कंपेयर टू इन ऑफिस। तो और ऑफिस में सिर्फ वही होते हैं जिनको वाकई ही इंटरेस्ट है। तो इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंसल्टेंसी में फिजिबिलिटी स्टडीज आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन से लेकर डिटेल डिजाइन तक है, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, और टेंडरिंग प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, जो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन वर्क है, डीएनसी बेसिकली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट। जिस तरह चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, डिजाइन भी करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है। पाकिस्तान में उसके लिए वर्ड ईपीसी बोला जाता है। और बिडिंग एंड टेंडरिंग प्रोसेस। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर में जो चौथा पॉइंट आता है वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में हमारे यूसीपी के ग्रेजुएट एक मेरा ही क्लास फेलो एबीबी में जॉब कर रहा है। सही। एंड द थर्ड वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। सो आप जब भी अपना कैरियर चूज कर रहे हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप कौन से डोमेन में जा रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है। और अब इधर सर, इस बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इस प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। अभी आप यकूब साहब अभी माशाल्लाह इलेक्शन जीते हैं, तो जब भी आप यूनिवर्सिटी से बात करें, ये मेरी सजेशन है, आप बाकी इंजीनियर से भी फीडबैक लें। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के कोर्सेज को मिनिमाइज करें। ये उस वक्त के दौर के वो टिप ऑफ आइसबर्ग था कि वो जो टॉप पे बैठे हुए थे, ट्रेंड चल रहा था कंप्यूटर कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो। लेकिन आप ये देखेंगे कंप्यूटर की, फर्ज करें डेल है, एचपी है या एबीसी कंपनी, कितनी कंपनी है, वंस दे डन देयर रिसर्च, मास प्रोडक्शन शुरू हो गई, ऑटोमेशन पे चीजें बन रही हैं। सिमिलर विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, पेल, डायर, डॉलेंस, हायर, ये बैठी में कितने इंजीनियर की खपत होगी और पाकिस्तान में कितने इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं। थर्डली टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेट कर चुका है।
और वो कोर्स नहीं पढ़ाने चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर अब रेफर बैक टू माय इनिशियल पॉइंट कि वो जो मैंने बताया पोटेंशियल कितना है, जितनी भी फर्स्ट वर्ड है 1950 और 1980 90 के बाद तक उनके जो एग्जिस्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, सब स्टेशन और पावर जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे वो अपनी 40 ईयर लाइफ स्पैन पूरा कर रहे हैं। ऑन एवरेज 40 ईयर लाइफ स्पैन है पावर के प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो आप इमेजिन करें कितनी बड़ी आपके पास जॉब मार्केट ओपन हो रही है। उसकी मैं और इसमें एक और चीज ऐड करता चलूं कि ये हमने अपने टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी कि आप सीजीपीए के बेस के ऊपर स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। इस चीज को खत्म किया जाए। ठीक है, आप सीजीपीए क्राइटेरिया जरूर रखें, लेकिन पैरेलल आप बंदू से रिटर्न उनका एसओपी लें कि उनका विजन क्या है, व्हाई दे वांट टू डू अ पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम। तो प्लीज ये चीज को जो है ना, इसको अगर वो कर सकते हैं तो इसको ओपन कर दें, सीजीपीए की बेस पे लोगों को नैरो डाउन ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा टेलीकम्युनिकेशन में जैसे एक बूम आया पाकिस्तान में और उसके बाद वो बूम खत्म हो गया, तो आप टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ऑस्ट्रेलिया में भी आप यही देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में इतना स्कोप नहीं है? मतलब सर नहीं है, देखे ना उसकी मतलब हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने उसकी मिसाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब उसके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस के लिए कितने इंजीनियर्स चाहिए, आप प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, खपत आपके पास कितनी है, तो आप उसके ऊपर री थिंक अबाउट इट। मैंने आपको ये बता दिया, आप पिछले 4 पॉइंट्स मैं आपको दोबारा चैट में भी ड्रॉप कर दूंगा। पूरी फर्स्ट वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है। जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर यंग है एज कंपेयर टू जो है डेवलप कंट्रीज। तो ये सारे रिप्लेस हो रहे हैं। मैं जो जीएचटी में काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 4 जिसको कह लें कि सिटीज बोला जाता है, जो सबब सिटी बोलते हैं, उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके ओवरहेड को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसी तरह ये तो वो है जो कंप्लीटली, जिसमें से पर्थ सिटी को मैं कर रहा हूँ कंप्लीट अंडरग्राउंड, मतलब मैं उसको लीड कर रहा हूँ और बाकी मेरी टीम है जिसमें से कुछ लोग फिलीपीन में काम कर रहे हैं, कुछ पर्थ में है। इसी तरह 3 और सिटीज हैं वो हैं। मीनवाइल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा रोल 33 केवी तक है, तो 33 केवी टू 415 वोल्ट्स तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। और इनका ये कि अगर ये फुल स्विंग के ऊपर काम करें तो 20 ईयर्स रिक्वायर्ड पर्थ को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में। 20 ईयर्स के लिए जॉब आपकी सिक्योर है। सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको बीच में क्वेश्चन कर दिया, आप कंटिन्यू करें, आपके कुछ पॉइंट्स आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी सर, अब इसी से रिलेटेड जो मैंने पहले बात की थी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन, अब एआई की एक बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप बनी है। इट्स सेम लाइक जब कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक साइड टेलीकम्युनिकेशन आया। एज अ इंजीनियर, लाइक पावर सिस्टम्स इंजीनियर, मुझे कंप्यूटर का क्या फर्क पड़ा है? शायद पहले लोग मैनुअल ड्राइंग्स किया करते थे, हैंड कैलकुलेशन, अभी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ठीक है सर, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट भेजनी है, रेलिवेंट टेलीकम्युनिकेशन वालों को वो उसका सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो आई डोंट नीड टू डिग इनटू द सिलिकॉन्स। तो इसलिए इसी तरह एआई है, एआई जरूर आएगी, इसमें ऑपरेशंस में इसका बहुत ज्यादा रोल है कि ये आपके एनर्जी फोरकास्टिंग डिमांड्स, लेकिन अगेन सर वो बहुत जल्दी सैचुरेट कर देगी। हाँ, इधर हमने जो स्किल एआई के एंगल से एक्वायर करना कि हमें अप टू डेट हमें सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए, हम अपना टाइम सेव कर सकें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अभी जो मैं 4 सिटी अपग्रेड कर रहा हूँ उसमें से एक सिटी की मिसाल ले लेता हूँ। उसके इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नेस्पा के अंदर डिफेंस फेज 9 का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया गया। उसके अंदर 20 लोग इन्वॉल्व थे और यहाँ पे टोटल 4 लोग जो है उस लेवल का यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जिस्टिंग को अंडरग्राउंड करने में कंस्ट्रेंट ज्यादा है, आपके पास स्पेस का इशू है, आपके पास पावर आउटेज की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सेम जो लोग एआई के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें अगले 20 साल 25 साल को सामने रखते हुए कि एआई, और उनके पास एग्जांपल्स भी हैं, कंप्यूटर की है, इलेक्ट्रॉनिक की है, टेलीकॉम की है। तो इन चीजों को देखते हुए हाँ, अलबत्ता अपने स्किल जरूर एनहांस करें, सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपर कमांड लें। जब जॉब ओपनिंग हो, आपके पास एआई सॉफ्टवेयर की स्किल है एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज अ लाइक अ टिपिकल एक्सपीरियंस, तो आपको डेफिनेटली एज मिलेगा,
क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा अगर 2 दिन में काम कर रहा है, आप वो आधे दिन में काम करके दे अच्छा, सकते हैं, तो इसमें मैं एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा। आपने कुछ डिजाइन की प्रॉब्लम यहाँ पे दी थी पाकिस्तान में, और आप कुछ बता रहे थे कि आपने किसी एक जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको भी आपने गाइड किया कि वो ट्यूटोरियल्स देखें। कुछ सॉफ्टवेयर का आप बता रहे थे कि वो अपने आप को सॉफ्टवेयर्स वगैरह में ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के उन्होंने वो किया, और फिर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में भी कोई काम दिया था, उसके बाद फिर आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ और वो खत्म हो गया। उसके बारे में भी कुछ जी बताइए। सर, इसमें बैड एक्सपीरियंस भी है, गुड एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब जॉब अप्लाई करनी, वन जॉब टेक एटलीस्ट 20 to 25 मिनट अप्लाई हियर। मैंने यूसीपी के ही इंजीनियरिंग ग्रुप में ऐड लगा के यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट हायर करके उससे मैंने हेल्प ली, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। अगर एक जॉब 20 to 25 मिनट ले रही है, मैंने उस लड़के को ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज अ वेरी शार्प स्टूडेंट, और अभी वो अबू धाबी बैठा हुआ है। उसको भी गाइड किया। पहले वो पाकिस्तान में था, अब वो बाहर चला गया। थोड़ी सी गाइडेंस से वो अभी अपने प्रोफेशन में एंटर हो चुका है। उसने हेल्प की इनिशियल जॉब लेने के लिए। तो सर इसमें यह है कि मैंने पाकिस्तान में काम आउटसोर्स किए डिफरेंट सॉफ्टवेयर के, और अनफॉर्चुनेटली उसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स आई। एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम, दूसरा प्रोफेशनलिज्म, और तीसरा ये है कि वो ऑनेस्टी का प्रॉब्लम है उनकी, हम्म। कि आप अगले को क्लियर नहीं बता सकते कि आप काम कर सकते हो कि नहीं। आप हम्म। सॉरी टू से, पाकिस्तान में आप किसी को कहना कि मैंने मेहरान बनानी है, वो कहेगा मैं बना दूंगा। वो किसी को कहना आपने आस्टन मार्टिन बनानी है, वो कहेगा मैं भी बना दूंगा। तो वो आप अगले को भी खराब कर रहे हैं, खुद भी खराब हो रहे हैं, हम्म। और जो बैक एंड पे क्लाइंट है वो आइंदा हाँ। अच्छा, आपकी तरफ इसमें मुझे आएगा ही बताइएगा नहीं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं और काम किस नोयत का था? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे मतलब टीचर्स भी हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, लेकिन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बड़ा एक इन 2-3 साल में ना बड़ा नीचे चला गया है। तो हम मतलब मैं खुद इस चीज को चाहता हूँ कि मैं उनके लिए भी कोई रास्ता बनाऊं कि वो बैठे हुए अपना जो है, क्योंकि वो जब अपग्रेड होंगे वो आगे अपग्रेड भी कर सकते हैं और उनका भी सोर्स ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। जी सर, मैं इसमें एक डोमेन है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अगेन अर्थिंग के ऊपर। मैं जीएचडी मिनिमम $15,000 चार्ज करती है अर्थिंग डिजाइन का। एक सब स्टेशन इज कॉल्ड अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। और कुछ पोल्स की अर्थिंग का $15,000। अब यही काम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के प्राइवेट कैपेसिटी में करूं, आई कैन डू इट इन 4,000 और 5,000। बिल्कुल ठीक है। सही। और अगर यही काम हम इसको आउटसोर्स कर दें और हमारे पाकिस्तान में इंजीनियर कैपेबल हो जाएं उसके ऊपर काम करने के लिए, तो ये काम ऑल टुगेदर 3 to 4 डेज रिक्वायर्ड आपको, अगर आपके पास एक्सपर्टीज हैं तो। इमेजिन करें अगर आप 4,000 में कॉन्ट्रैक्ट विन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली वो कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। हम्म। तो इसमें मेरा एक कुलीग है इंडियन, उसने ये काम स्टार्ट किया इंडिया में, और उसको वहां पे प्रोफेशनल्स मिले, और वो क्या कर रहा है, $4,000 में जो $15,000 का डिजाइन है वो $4,000 में करके दे रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर को। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है पाकिस्तान में इस एरिया में, जिसको हम्म। हमें कवर अप करना है। अब उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, अगर उनके ऊपर कमांड ले ली जाए आप, आई एम श्योर मैं नहीं, कोई ना कोई हमारा ग्रेजुएट सीनियर जूनियर अप्रोच करेगा कि यार मैं ये काम पकड़ो, आप कर सकते हैं। क्योंकि हम जॉब के साथ हम जब कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल। क्वेश्चन बैलेंस नहीं होती। सर ई टैप है, ठीक है। पावर फैक्ट्री, पीएलएस कैड, पीएलएस पोल, पीएलएस टावर है, सीडेक्स है। हम्म। इस तरह और रेंज ऑफ, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तो मैं बता सकता हूँ। इसी तरह रोड लाइटिंग डिजाइन का डायलेक्स है, AGI-32 है, हम्म। और लाइटिंग प्रोटेक्शन का है, अर्थिंग एंड बॉन्डिंग का है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो आप जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है वो मुझे बताए, मैं उसको प्रॉपर गाइड करूंगा। अच्छा, उसकी वो इसमें ट्रेनिंग कहाँ से ले। जी, इसमें मुझे सॉरी आपकी बात, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कोई ओपन सोर्स भी होता है? जैसे प्रोग्रामिंग वाले जो हैं वो ओपन सोर्स भी जॉब्स आ रही होती हैं और उसमें से कोई जॉब पकड़ के वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है? सर ओपन सोर्स नहीं होता इसमें। यह है कि जिस तरह आप लिंक्डइन पे जाते हैं और सीक के ऊपर लोगों ने अपनी जॉब्स डाली होती हैं, आप अपना प्रोफाइल बना के लगा देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर आपको रीच आउट करता है, ओके ठीक है मेरे लिए ये सिस्टम स्टडी कर दें आप,
ठीक है, मुझे ये अर्थिंग डिजाइन कर दें, मुझे ये पैनल डिजाइन कर दें। अब उसके लिए आपके पास अगेन वो इंडिया में तो काम आसानी से आउटसोर्स कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए अगेन उन्हें ट्रस्ट का मसला आता है। तो उसका सबसे बेस्ट ये है कि अगर हमारे पास पाकिस्तान में कैपेबल इंजीनियर्स हों, हम यहाँ पे काम पकड़ें। फॉर इंस्टेंस वही काम पकड़ लेते हैं ऑनलाइन, वो हमारी तरफ रेफर कर सकते हैं जी कि दिस पर्सन विल रिप्रेजेंट अस इन ऑस्ट्रेलिया, जो भी पेपर वर्क है ये हमारे बिहाफ पे वहां पे करेगा, जो भी इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेगा, हम आपको इस टाइम पे काम डिलीवर करेंगे। तो स्टिल देयर आर एक और चीज ऐड करता जाऊं सर, मैंने आपको बताया अगेन कि फर्स्ट वर्ड में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, विच नीड टू बी रिप्लेस। फुल स्विंग पे पर्थ काम करे तो 20 साल रिक्वायर्ड है इनको, ठीक है। अब मसला ये है कि सर कॉस्ट बहुत ऊपर जाती है। फॉर इंस्टेंस मेरी चार्जिंग है $325 पर आवर, ठीक है। अब वही काम हम फिलीपीन में $40 में करवा रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारे और भी बहुत ज्यादा मसले हैं, इंटरनेट के मसले हैं, और हमारे कभी शार्क काट जाती है, कभी कुछ, क्योंकि ये काम तो सारे सर्वर पे हो रहे होते हैं रियल टाइम, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो नहीं हर एक आपको लाइसेंस परचेज करके वो फिर आपको वर्चुअल मशीन में सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे देते हैं, आप उसको यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। तो हमारे फोर ऑफिस प्लस फिफ्थ वन रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड, तो 20 लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरी टीम है उसमें काम कर रहे हैं। फिलीपीन में 80 लोग हैं जो सब स्टेशन में काम कर रहे हैं। तो सर ये बहुत बड़ी मार्केट है, इस पे अगर लोग आगे चल के मैं बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली दे कैन बी हायर्ड ओवरसीज। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये सेशन अराउंड 40 to 45 मिनट्स का रखा हुआ है, तो आप जो है, क्योंकि अभी 31 मिनट का हो चुका है, तो आप अपने जो पूरा वो, क्योंकि आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, आप उसको कंपाइल कर लें, उसको समराइज कर लें। जी सर, मैं कंपाइलिंग की तरफ जाता हूँ। जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो ये 4-5 सेक्टर हैं, इनके ऊपर फोकस करें। न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सो जो भी रिन्यूएबल के पावर जनरेट हो रही है उसको स्टोर किया जा रहा है। हाइड्रोजन, जिसमें जीएचडी लीड कर रही है ग्लोबली। सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो डिमेन्स हैं जिनमें आने वाले 15, 20, 25 साल कहीं नहीं गए हुए, आराम से काम इसमें अवेलेबल है। सेकेंडली, आप अपने सब स्किल्स इंप्रूव करें, डिग्री के ऊपर रिलाई ना करें। जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अपने समर को प्रॉपर यूटिलाइज करें, उसमें ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन के कोर्सेज करें, केबल कैल, प्रोटेक्शन, ब्रेकर साइजिंग, अर्थिंग बॉन्डिंग, रिले डिजाइन, सिस्टम स्टडीज, ये वाले कोर्सेज आप कर सकते हैं। आपकी जब सीवी पे ये लिखा होगा, और अगर मुझे एचआर कहती है कि आप सीवी शॉर्ट आउट करो ये ग्रेजुएट्स में, मैं डेफिनेटली उस स्टूडेंट को पिक करूंगा जिसने ये कोर्स किए होंगे। ऑन द अदर हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने साथ हैजर्ड मैनेजमेंट स्किल्स भी पढ़ने हैं। आपने अगर ग्लोबली सोचना है तो आपने हैजर्ड, इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने हैं। इन पैरेलल आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी 3-3, 4-4 घंटे के कोर्स पढ़े हैं। वेरी हाई लेवल इंफॉर्मेशन ले लें इसके ऊपर, आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। रोड लाइटिंग के कोर्स किए जा सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, आप ये कर सकते हैं। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल पावर स्टैंडर्ड से फेमिलियर जरूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप आपकी सीवी पे अगर ये चीजें लिखी हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी, आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, और सबसे अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जिन लोगों को रेफर किया है और उनकी जॉब्स लगी हैं, उन्होंने कोर्स किया और यूडेमी के ऊपर जाके $15-20 के कोर्सेज हैं, वीक 2-3 वीक्स के, वो किए हैं। आप अपने समर को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, वो कोर्स करें, आपको एक्चुअल इंडस्ट्री का आइडिया हो जाएगा। जी सर, आपने यूडेमी बोला क्या, कहाँ पे जाके? जी, यूडेमी और कोर्सेरा। ये क्या है, ये कोई सर ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर पैकेट बने पड़े हैं सॉफ्टवेयर कोर्सेज के। फॉर इंस्टेंस किसी ने ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर करना है, पूरा उसका इनिशियल स्टेप से लेके कंप्लीशन तक पूरा हाई लेवल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो जरूर ये कोर्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे को कनाडा के अंदर इंटरव्यू की तैयारी करवाई और उसको मैंने सजेस्ट किया कि कोर्सेरा के ये कोर्स करो, और सेम वही कोर्सेरा में से क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि वो उसने पूछ लिया केबल साइजिंग कैसे करोगे, ब्रेकर साइजिंग कैसे करोगे। अब एज अ ग्रेजुएट
नहीं पता होना, लेकिन उसने वो कोर्स पढ़ा है तो वो राउंड क्वालिफाई कर गया। वो तो जबरदस्त जी, आप कंटिन्यू करें। वेल, लास्ट टुवर्ड द सीवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप जब भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखें, ग्लोबल सीवी फॉर्मेट को फॉलो करें। फोटो हटा दें, किसी को आपकी फोटो की जरूरत नहीं है, उसके लिए लिंक्डइन है, अगर किसी ने आपकी फोटो देखनी है वो लिंक्डइन पे जा सकता है। ठीक है, नो पर्सनल डिटेल्स के वालिद साहब का नाम ये है, आईडी कार्ड नंबर ये है, वी डोंट नीड दैट। ठीक है, आप अपना डिग्री लिखें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसके बाद उस नीचे अपने स्किल्स लिखें। ये ना लिखें कि आपने एफएससी में ये नंबर लिए, ये मैट्रिक में लिए, फलाने में लिए। वी डैम केयर अबाउट इट, हमें देखना है आपकी लास्ट डिग्री में क्या है। वो सीजीपीए बेसिकली शो करता है आपकी सीरियसनेस। अदर देन दैट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। एज अ लाइक from the industry, if I need to hire someone, I will definitely look at your skill instead of your CGP. आपका CGP 3.9 है लेकिन आपको काम नहीं आता, 3 वाले को काम आता है, I will definitely hire him. तो आप अपने स्किल्स को टॉप पे लेके आए। अभी जो फर्स्ट वर्ड के अंदर हायरिंग हो रही है वो इनिशियल स्टेज पे कंप्यूटर सॉर्ट आउट करता है और वो कीवर्ड्स की बेस पे उठाता है। जब भी आप अपनी मास्टर सीवी तैयार करें, मास्टर सीवी, उसमें डिफरेंट ऑर्डर, एक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब स्टेशन, स्काडा, पीएलसी की सारी जो भी आपकी स्किल्स हैं बना लें। जो जॉब आ रही है उसके मुताबिक आप उस सीवी का ऑर्डर सेट करें, उस एक्सपीरियंस को टॉप पे लेंगे, उन स्किल्स जो हेडिंग होगी, अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए कि सीवी कैसे बनानी है वो मैं उसको एडवाइस कर दूंगा। आपने उसमें कीवर्ड्स डालने हैं। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। अभी तो पाकिस्तान में भी और वैसे भी अब तो ये हो रहा है कि डीप सीक में या उसमें डालते हैं, अपना सारा डाटा डालते हैं और ये सीवी जो है वो सीधी हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा नहीं ये सर, मसला शायद हल हो जाएगा, वो और उसको मसला दोबारा हल हो देखना जाएगा। भी है। जी जी उसमें आपने जो आपकी ड्यूटीज है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपने वो इनलाइन आपको करनी है, बताना क्योंकि वेरी फर्स्ट स्टेज वो कंप्यूटर उठाएगा, मुझे बंदा चाहिए स्काडा का, तो वो जब स्काडा का वर्ड मैच करके सीवी शॉर्टलिस्ट, देन वो एचआर के पास जाएगी। एचआर वाला भी देखेगा उसको, जो इंजीनियर ने जॉब डिस्क्रिप्शन दी है उसके साथ मैच कर रहे हैं वर्ड्स, ओके, वो उठा लेगा। वो देखेगा मुझे सब स्टेशन चाहिए 220 केवी 500 केवी का, वो डेफिनेटली उनको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। उसके बाद वो आपको एचआर कॉल करेगा। अब जब भी आपको एचआर की कॉल आए ना, उसको टेक्निकली नहीं पता, बट वो आप में देख रहा है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने आप को कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इनिशियल स्टेप है। अगर आपने एचआर वाले को विन कर लिया। जी सॉरी, मैं आपकी बात को इस वजह से काट रहा हूँ थोड़ा सा, एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी उसमें, मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जैसे नेक्स्ट पार्क में हैं या उधर एनटीडीसी में हैं या ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में हैं, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं बाहर कंपनीज में, तो वो अपना जो है वो किस तरह से पिच करें? क्या उनके जो कंपनीज में करें, या उनकी कोई जॉब ओपनिंग होती है वो जैसे यहाँ पे होती है कि न्यूज़पेपर में जॉब ओपनिंग मोस्टली हो रही होती है, तो वहां पे बाहर की दुनिया में कैसे अप्लाई होता है? सर, देखें, ये चीज तमाम ग्रेजुएट्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जेन से निकाल लें कि पाकिस्तान से हायरिंग नहीं हो सकती, होती है। मेरी अपनी कंपनी में मेरे पास एक्सपीरियंस है, लड़का कॉन्ट्रैक्टर एंड पे था, उसको पाकिस्तान से हायर किया गया, 50,000 कंपनी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, विद फैमिली उसको यहाँ पे लेके आई है। तो ये आप अपने जेन से निकाल लें कि नहीं हो सकती। हाँ, आपने उनके म्यार के ऊपर उतरना है। अब उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक है आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो, आपके कीवर्ड्स वो उठाए, वो एचआर वाले के पास जाएगी, एचआर वाला आपको कॉल करेगा और वो देखेगा बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है। ऑन द अदर हैंड, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनमें से गुजरे हुए हो आप लोग। जब आपका रिज्यूमे किसी टेक्निकल बंदे के पास जाएगा, वो देखेगा ओके, इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर इन इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम किया, और यूजुअली स्टैंडर्ड IEEE और IEC से बने हुए हैं, इनके मर्जर से बने हुए हैं। मैं आपसे, मैं फिर रोकूंगा। उसने जो यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, उसने जॉब हंटिंग करनी कैसे है बाहर की दुनिया में? उसने कैसे, कोई फॉरम है या कोई, कहाँ से उसको पता चलता है? मतलब एक तो ये है कि इसके लिंक्डइन पे सब चीजें ठीक है प्रिपेयर, लेकिन ये अगर किसी चीज की तरफ जाना चाहे तो वो कैसे जाएगा? सर, इसमें दो चीजें, अगर किसी का 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है वो लिंक्डइन को यूज करे, और अगर लिंक्डइन और इन पैरेलल जिस भी मुल्क में, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इसमें सीक एक काफी क्रेडिबल जो है सोर्स है जिसके ऊपर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सीक प्लस लिंक्डइन, SEEK, सीक। ओके।
सही है। सी के ऊपर आप अप्लाई करें, लेकिन मस्ट मेक श्योर कि आप उसमें स्टैंडर्ड से फेमिलियर हो। जो भी कंपनी, अब उसमें हायरिंग वाले बंदे को क्या पता, उसको पता है यार मैंने इसको काम दे दिया है, जो ये ट्रांसफार्मर जो है ना मुझे साइज करके दो या जनरेटर की साइजिंग करो। वो अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को समझ के आप ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको बना लेंगे तो उसकी वो जो आपको ट्रेन करने की हैसल है वो कम हो जाएगी। ये आपने दो चीजों का खास ख्याल और रखना है। स्टैंडर्ड में और आपने अपनी आईसी का नाम लिया, आईसी आई स्टैंडर्ड जो है वो आईईसी जी आईईसी एंड IEEE, इन दोनों में से यूजुअली स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। उस्मान, थैंक यू सो मच। आप इसको सिर्फ यू हैव 3 to 4 minutes, यू कैन कंपाइल। मैंने जो पूछना था आपसे मैंने भी पूछा है। और बिफोर कंपाइलिंग मैं आपको ये बताऊं कि ये हम दोबारा से आपको इनवाइट करेंगे। दोबारा से हम आपको जो है वो आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ्स जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, कुछ क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास आएंगे तो हम दोबारा से आपको जो है वो जहमत देंगे, और ताकि हमारे जो लोग हैं उसको और आगे लेके चलें। तो प्लीज यू हैव 3 to 4 minutes। जी सर, बिल्कुल मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी फील होती है जब हम देखते हैं कि इंडियन जो है लीड पोजीशन पे बैठे हैं, फॉलोड बाय ईरानी और पाकिस्तानी दूर दूर तक नज़र नहीं आते, और अगर कोई नज़र आ जाए तो बहुत खुशी होती है। तो ये है कि अगर किसी को भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सर उस्मान से मेरा नंबर ले लें और आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उसमें जो मैं बेहतर कर सकता हूँ एडवाइस मैं ज़रूर करूँगा। और अपने ज़हन से जो है ना छोटा सोचना निकाल दें, हमेशा बड़ा सोचें। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शायद एक टाइम था कि ये यूनिवर्सिटी में कई लोगों को लगता होगा कि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो सकूंगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना Tier 1 की कंपनी खुद कहती है कि हमें, और एंड सरप्राइजिंगली कि जो पैसे मैंने मांगे उन्होंने दूसरी बात भी नहीं की उसके ऊपर। आई वॉज आपका नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं आपका जो मैं ये क्लियर कर दूं कि उस्मान का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो रोबोटिक आर्म था। उस वक्त आपने रोबोटिक आर्म जो है वो बनाया था, और उसमें काफी आपने जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह और बाकी चीजें भी सर, आपने आई काफी आई सारी। हैव वन अराउंड 80 lakh ऑन दैट हाँ हाँ प्रोजेक्ट हाँ, देखें। दैट तो टाइम। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जो कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे भी हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। याकूब साहब उसे जो है वो हेड भी कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसमें भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाले हैं लाहौर की 18 यूनिवर्सिटीज में। और ये सिलसिला है। तो उस्मान, क्लोजिंग नोट फ्रॉम योर साइड, देन विल जी क्लोज इट। सर, बहुत शुक्रिया। आई एम अवेलेबल एनी टाइम, किसी को भी हेल्प चाहिए थैंक यू, तो। थैंक यू यप, सो मच। ऑल और गुड। वी होप के विल कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान और टू पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी एज वेल। और हम इसी तरह से अपग्रेड करें, और इस वीएम को जिसको हम लेके चल रहे हैं कि इतने हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं उसको हम आगे लेके चलें और इसको देखें, इनसे समझें। ये लोग अवेलेबल हैं, ये मदद करना चाहते हैं। इसमें उनका फायदा कम है, आप लोगों का फायदा ज्यादा है। और जो उन्होंने गलतियां की हैं और जो उन्होंने सक्सेसफुल चीजें की हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मिलता उसी को है जो कोशिश करता है। जो कोशिश नहीं करेगा उसको जो है ना वो शुरू से ही नहीं मिलता। ठीक है, तो बिल्कुल, इसलिए थैंक यू सो मच उस्मान। दिस वाज यू आवर वेलकम। फर्स्ट पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इवन मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी वो भी मैंने सीखी भी। और इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो रहनुमाई लेते रहेंगे। होप कि आप बहुत अच्छे लेवल पे भी जाएं, और एट द एंड जब आप पाकिस्तान आए तो आप टेक्नोलॉजी को यहाँ पे उससे पहले ही ट्रांसफ़र भी कर चुके हों, और यहाँ पे जब आप आए तो जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आप लेके आए पाकिस्तान, चॉकलेट्स के इंशाल्लाह, अलावा। ठीक है, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, सो इंशाल्लाह। नाइस ऑफ यू। थैंक चलो। यू, थैंक यू।